जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और बात करने वाले हैं आज सोने की। सोना सिर्फ गोल्ड जिसको हम जेवर की तरह पहनते हैं, आभूषण की तरह पहनते हैं, वो सिर्फ अब जेवर ही नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी का इंजन बनने जा रहा है। और आप सोचो इनकी मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एमपी के जबलपुर में जहाँ पर हमें जो लोहा है उसकी खदानें मिलती हैं, यानी कि आयरन की जो माइनिंग है वो होती है, वहां पर सोने की खदानें निकली। अब वहां पर सोने की खदानें देखकर साइंटिस्ट भी यानी कि वैज्ञानिक जो है वो भी बहुत चक्कर रह गए और आंखों में उनके सोने की चमक और बढ़ गई। और बल्कि सिर्फ एमपी में ही नहीं बल्कि उड़ीसा में भी गोल्ड माइंस मिली हैं और बड़ी संख्या में जो गोल्ड माइंस हैं और बड़े स्तर पर रिजर्व पाया गया है। और कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ये गोल्ड रिजर्व पाए गए हैं, जिसमें देवगढ़ है, संबलपुर है, रुआसी है और मयूरभंज है। ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर बड़े स्तर पर और बड़ी अच्छी क्वालिटी में गोल्ड माइंस मिली हैं। और ये बड़ा अपडेट है और बड़ी खबर है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और इस खबर की मैं आप सबके साथ आगे लिंक भी साझा करूंगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उमेश जी है। उमेश जी, एक बार फिर से हम अक्सर इस तरह की खबरें लेकर आते हैं। सोना मिल गया, कहीं पे तेल मिल गया, कभी काला सीना सोना, कहीं पे येलो वाला गोल्ड वाला, मतलब जो हमारा ओरिजिनल गोल्ड होता है। और इस तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स, हम इस तरह की जो चीजें पाई जा रही है, बड़ी खुशी होती है जब भी इस तरह का कोई अपडेट आता है। एक बार फिर से सोने की खबर आ गई, आपको काफी खुशी हो रही होगी उमेश जी। लेकिन अब सवाल ये है कि इस तरह की खबरें बड़ी आ रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का कोई अपडेट आता है। अब ये जो रिजर्व्स हैं, गोल्ड हो या फिर और भी हम इस तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं, कब इससे देश के लोगों को फायदा होने वाला है? खबरें तो बड़ी आ रही हैं। देखिए अंबर जी, जय सिया राम। और जय सिया मैं राम, बहुत स्वागत है आपका। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि देश की इकोनॉमी के अंदर जो सोने का जो रिजर्व है हमारी गृहणियों के पास, वो 25,000 टन से ऊपर है। और अमेरिका के पास जो उनके फोर्ट नॉक्स में जो गोल्ड है जो बताया जाता है वो 8,800 टन है। और भारत के रिजर्व बैंक के पास 880 टन का गोल्ड रिजर्व है। अब ऐसा है कि हमने कुछ दिन पहले बताया था कि कोलार गोल्ड माइंस को वापस एक तरह से पुनर्जीवित कर रहे हैं और वहां पे हर साल 750 किलो गोल्ड की माइनिंग चालू हो जाएगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक अभी क्या कर रहा है, जितने भी गोल्ड के जो खदानें मिल रही है उनको एक तरह से एक्टिवेट कर रहा है और वहां से वो गोल्ड खरीदेगा। और इसी श्रृंखला में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक तरह से सोने की खदान ढूंढ चुके हैं। और वहां पे जबलपुर में बताया जाता है कि 100 हेक्टर जो एरिया है, उस 100 हेक्टर के एरिया में जो क्वालिटी ऑफ गोल्ड है वो बहुत ज्यादा है। उन्होंने टेस्टिंग कर ली है, सॉइल टेस्टिंग कर ली है। और जितने भी उन्होंने सॉइल सैंपल भी कलेक्ट करके एटॉमिक टेस्टिंग की है, जिसके बाद उनका अनुमान है यहाँ पे बहुत बड़ा सोने का एक तरह से खदान मिल चुकी है और इंडस्ट्रियल माइनिंग तक हो सकती है। इंडस्ट्रियल माइनिंग ऐसा है कि आज अगर वहां पे माइन लगाते हैं तो वो प्रॉफिटेबल होने वाला है। अब ऐसे है कि आपको मालूम है आज 1 किलो गोल्ड का जो दाम है 1 करोड़ के आसपास हो चुका है। अब इसके अंदर अभी और भी ज्यादा इसकी टेस्टिंग की जाएगी और इसमें कितना टन गोल्ड है, ये तो आर्टिकल के हिसाब से बताया जा रहा है कि लाखों टन गोल्ड है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि इधर बहुत बड़ी संख्या में गोल्ड रिजर्व मिल चुके हैं। तो अब सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के जबलपुर में नहीं है, उड़ीसा के अंदर वहां की एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उड़ीसा माइंस, उसने भी वहां पर एक तरह से नेचुरल रिसोर्स जो गोल्ड है उसकी भी एक्सप्लोरेशन चल रही है। जैसे सेवरल डिस्ट्रिक्ट जैसे हैं, सुंदरगढ़ है, नबरंगपुर है, दियोगर है, मलगनपुर गिरी है, संबलपुर है, बौद्ध है, जातीपुर है, रुआंसी है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड का एक तरह से प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका है। और उसके बाद अगर उधर भी अगर रिजर्व्स पाया जाएगा, अगर वहां पे भी पुष्टि हो गई कि इंडस्ट्रियल स्केल माइनिंग कर सकते हैं, तो वहां पे भी ऑक्शंस के द्वारा माइंस अलॉट की जाएगी। अब ये आप ये देख लीजिए कि भारत की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने बाहर से अपना जो लास्ट ईयर है 200 टन गोल्ड भारत के अंदर लेके आए।
आज भारत के पास 880 टन गोल्ड रिजर्व्स है, जिसके अंदर बताया जाता है कि 530 टन गोल्ड जो है भारत के अंदर है और वो भारत के आरबीआई के वॉल्ट्स में है। आज भी कम से कम 350 टन ऑफ गोल्ड हमारा इंग्लैंड में रखा हुआ है। भारत सरकार उसको भी भारत के अंदर लेके आने की प्रक्रिया में है। अब बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर के अंदर जो हमारी धरती है, हमारा देखिए देश की धरती अभी सोना सच में उगल रही है। आप वो देखिए वहां पर एक तरह से जो मात्रा में बताई जा रही है, भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। आज हम अगर गोल्ड लेते हैं तो आपको मालूम है कि हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। डॉलर में पेमेंट करने के बाद हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूटिलाइज होता है। अब देश के अंदर ही अगर गोल्ड हमें मिलना चालू हो गया तो हमारे गोल्ड रिजर्व ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की मात्रा में खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड, फ्रॉम गोल्ड गोल्ड इंपोर्टर हम गोल्ड एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो भारत सरकार को मालूम है कि जिस हिसाब से आज आर्थिक युद्ध चल रहा है, सैंक्शंस की बात हो रही है, टैरिफ की बात हो रही है, आगे जाके हमें अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम से हमको डीलिंग करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज अमेरिका हमको दादागिरी हम पर दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। आपको मालूम है रशिया के ऊपर उसने सैंक्शंस लगाए हैं, 25,000 नंबर ऑफ सैंक्शंस लगाए हैं। स्विफ्ट जो उनकी जो बैंकिंग प्रणाली है, उससे रशिया को बेदखल कर दिया है। रशिया के $350 बिलियन के जो रिजर्व है, वो उन्होंने फ्रीज कर दिया है। अंबर जी, ये एक तरह से धोखाधड़ी हो जाता है कि आप किसी के रिजर्व्स के ऊपर एक तरह से डकैती है। इसको मैं हुँ, सीधा बोलूंगा, दिन दहाड़े डकैती कर चुका है अमेरिका। भारत का हुँ। आज $700 बिलियन का आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और बताया जाता है कि उसके अंदर 12% जो रिजर्व है हमारा गोल्ड है। बाकी जो भी है हमारा डॉलर में रहता है, युआन में है, फिर बाद में यूरो में है, पाउंड में है, स्विट्जरलैंड की करेंसी में है, सब करेंसी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब डॉलर का जो वर्चस्व है, क्योंकि डॉलर अपना वर्चस्व इसके लिए कर सकता है क्योंकि 88% जो ट्रांजैक्शन वर्ल्ड में होता है वो डॉलर में होता है। 53% जो रिजर्व्स है वो डॉलर में अंकित है। तो आप ये देखिए कि डॉलर का जो वर्चस्व है वो बहुत ज्यादा है और इसको हम सिर्फ गोल्ड की होल्डिंग के द्वारा हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। रशिया ने अपने आप को कंप्लीटली डी डॉलराइज कर दिया है। आज वो जितने भी देशों के साथ कोई अगर वो ट्रेड करता है वो सब लोकल करेंसी में कर रहा है। भारत के साथ हम जो ट्रेड कर रहे हैं रशिया के साथ वो लोकल करेंसी में कर रहे हैं। अल्टीमेटली जब सेटलमेंट की बात आती है तब हम उनको कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज दे सकते हैं। उस समय गोल्ड रिजर्व्स हमारे पास जो रहेंगे वो एक सेटलमेंट के अंदर हमारे काम आते रहेंगे। सेकेंड, एक और एक चीज है कि भारत को मालूम है कि आगे जाके डी डॉलराइजेशन जो हो रहा है उसकी प्रक्रिया तेज होने वाली है और कभी भी उनको आप अगर इतने सारे सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड अगर गोल्ड लेना चालू कर दे तो गोल्ड का दाम आज 3,300 आउंस पे है, वो जल्दी बढ़ जाएगा। तो इसको एक तरह से धीरे धीरे वो इसको एकत्रित कर रहे हैं। अंबर जी, इन द लास्ट उमेश जी, 3 to अभी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस तरह की जो अपडेट्स और खबरें हैं, उस सब के बीच जो सरकार है उसकी पॉलिसी किस तरह की इन सारे डेवलपमेंट्स को लेकर है? क्या कोई ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है? हम देख रहे हैं कि आजकल वैसे भी ग्लोबली जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसको लेकर काफ़ी होड़ मची हुई है। तो ऐसे में क्या सरकार की पॉलिसी है इस सब पे? देखिए, सरकार ने तो क्रिटिकल मिनरल्स पॉलिसी उन्होंने लेके ही आए हैं और उन्होंने एक तरह से देश के अंदर एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स हो या नेचुरल गैस हो या पेट्रोलियम रिजर्व हो या गोल्ड रिजर्व हो, बहुत अप्रत्याशित रूप से पिछले 1 साल में बहुत सारी खबरें आ रही है। मतलब इंडस्ट्रियल लेवल और मतलब वाइड स्केल पे सरकार देश के अंदर जो खनिज मात्रा है उसका इवैल्यूएशन कर रही है, उसको इवैल्यूएशन करके उसको डिक्लेयर कर रही है। इससे देश के अंदर आप ये देखिए माइनिंग इंडस्ट्री का प्रचलन बढ़ने वाला है। जैसे हमने देखा है कि राजस्थान के अंदर अभी रेयर अर्थ मिनरल्स की एक तरह से खोज हुई है, तो वहाँ पे एक राजस्थान इज लाइकली टू बिकम द माइनिंग हब ऑफ इंडिया। सिमिलरली जबलपुर के अंदर आपने जैसे बताया है, वहाँ पे आयरन ओर और मैग्नीज की खदानें पहले से ही हैं। तो वहां पे गोल्ड के लिए एक अलग से कोई बेस बनाने की जरूरत नहीं है।
ऑलरेडी सेटअप है। सिमिलरली उड़ीसा के अंदर भी वहाँ पे माइनिंग पहले से ही है, वहाँ पे बहुत सारी माइनिंग्स पहले से ही है दूसरी इंडस्ट्रीज की। तो वहाँ पे भी आप कोइंजार हो, मयूरभंज हो या किधर भी जो डिस्ट्रिक्ट्स के हमने नाम लिए हैं, सब जगह माइनिंग चल रही है। तो अब भारत सरकार को एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर जी। ऑलरेडी कनेक्टिविटी है। उमेश जी, अब सवाल ये है कि अगर इस पूरे डेवलपमेंट्स पर हम, क्योंकि मैं सिर्फ गोल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी अब माइनिंग निकल कर आ रही हैं, अलग अलग रेयर अर्थ मिनरल्स और ये सारी चीजें, इस सब के बीच जो सिक्योरिटी है और इलीगल माइनिंग है उसको लेकर भी बड़े सारे सवाल उठते हैं कि क्या माफिया जो है उनका तो दरवाजा नहीं खुल गया है, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें हमें पता है कि जो रियलिटी है उसके बारे में भी हमें बात करना पड़ेगा कि जिसमें रोजगार जो है वो कितना बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो एक केजीएफ है जिसके ऊपर फिल्म भी बनी, क्या एमपी या उड़ीसा में भी केजीएफ जैसी कोई कहानी दोहराई जाएगी जहां पर लोगों लोग बड़े बेहाल हुए, सोना तो मिला ही मिला लेकिन लोग काफी बेहाल हुए। देखिए, केजीएफ जो है वो एक काल्पनिक कथा है और ऐसा कुछ उधर हुआ नहीं है। इनफैक्ट कोलार के अंदर ब्रिटिश ने माइनिंग की थी और इंडिया में सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी आई थी वो कोलार में आई थी। आप सोचिए इतना ज्यादा उधर उसको डेवलप करने की जरूरत पड़ी थी। तो जहाँ पे भी ये गोल्ड माइनिंग आती है वहां पे फैसिलिटीज बढ़ती है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। एक तरह से आप देखिए धरती के अंदर से आप धातु निकाल रहे हैं, वहां पे गोल्ड निकाल रहे हैं। तो वो जब गोल्ड आप निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां पे उस एरिया का डेवलपमेंट होता है, उस एरिया के लोगों के रोजगार मिल रहा है। और इनफैक्ट अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट है वो सबको मिलता है एरिया के अंदर। वहां पे जमीनों के दाम बढ़ते हैं, लोग वहां पे आके और दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। देखिए ये तो अभी 100 हेक्टर्स में किया है, एडिशनल भी एक्सप्लोरेशन की आगे गुंजाइश हो सकती है। ऐसा है कि सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं, बाकी और भी अगर देखा जाए तो कुछ भी मिल सकता है। भारत की धरती में बहुत एनालिसिस करने की जरूरत है, ये तो सिर्फ एक स्टार्ट है अंबर जी। जी, बिल्कुल। तो उमेश जी, अगर हम इन माइनिंग्स की बात करें तो इन माइनिंग से जो मिलने वाली रॉयल्टी या रेवेन्यू है, उसका हिस्सा क्या लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जाएगा जहाँ पर ये माइनिंग्स मिल रही हैं, उसके आसपास के जो एरियाज हैं जहाँ पर जैसे स्कूल है, हेल्थ केयर है, इस सबको आगे बढ़ाने में, या फिर हम देखेंगे कि बस सिर्फ कैपिटल सिटीज तक ही ये सीमित रहेगा? देखिए, अगर जहाँ पे भी अगर आपने देखा है माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है, आस-पास की एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को जॉब मिलना चालू हो जाता है। जो खनिज लेके जाते हैं उनको एक्सट्रैक्शन के लिए आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल लेवल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है? फिर बाद में उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट एक इंडस्ट्री चालू हो जाती है, लोगों को जॉब मिलता है। अपने यहाँ पे देखिए लेबर इन हमारे पास बहुत सारा लेबर है। माइनिंग इज द वन विच कैन अब्सॉर्ब द लेबर अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा हम एक ही अदर अदर इंडस्ट्री है जो इतनी बड़ी लेबर फोर्स को अब्सॉर्ब कर सकती है, वो है माइनिंग। भारत के अंदर वो लेबर फोर्स हमारे पास है और एक तरह से किफायती लेबर फोर्स है जिससे माइनिंग प्रॉफिटेबल भी हो। तो फर्क तो पड़ता ही है ना। और एडिशनली आप देखेंगे उधर आप अ, रेलवे स्टेशन बनाएंगे, रोड्स अच्छे बनाएंगे और इससे फ़र्क पड़ता है। और राज्य सरकार को 25% जो है रॉयल्टी का मेरे हिसाब से उनको एक तरह से 25% रॉयल्टी मिलता है। वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज़ वहाँ से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करती है तो। जी। अब उमेश जी, माइनिंग भी हो जा रही है, वहाँ से सारा कुछ निकाल भी ले रहा है, लेकिन उसके बाद का क्या? क्या सरकार के पास पोस्ट माइनिंग रिहैबिलिटेशन का, या फिर हम एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन की पे अगर हम बात करें, उस पे कोई प्लान पॉलिसी है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ऑलरेडी माइनिंग चल रही है उस एरिया में, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को मालूम है कि वहाँ पे जब माइनिंग होती है, तो कुछ ना कुछ तो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम्स आते ही हैं। पर वो इसी जगह पे करते हैं जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट ना हो, मतलब एक तरह से वीरान या उजाड़ जगह पे करते हैं। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और सेकंड आप ये देखिए कि धरती के गर्भ में से आप ये जितने भी आप निकाल रहे हो और ये सब कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि उसका भी जो वेस्ट होता है, उसके अंदर भी एक तरह से आजकल रेयर अर्थ मिनरल्स निकल रहे हैं।
कोल इंडिया की माइंस के अंदर जो ऐश है उसको अंदर भी अभी बताया जाता है, उधर उसके अंदर भी रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो अमर जी, जितना ज्यादा इसके अंदर हम एक तरह से हमारे वैज्ञानिक, हमारे जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जितना ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करेगी, उसको उतना उपयोगिता मालूम पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर सारे खनिज उत्पादन भारत के अंदर ही है, हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है। तेल के भंडार तो आपने देखा है कि हमने आसाम में ढूंढा है, बिहार में ढूंढा है, यूपी में ढूंढा है, और फिर बाद में अभी राजस्थान में ढूंढा है, बॉम्बे हाई में ढूंढा है। हर जगह हम तेल के भंडार तो मिल रहे हैं। अब उसको एक्सट्रैक्शन करने की देरी है। एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज जो हम $100 बिलियन से ऊपर खर्चा करते हैं वो कम हो जाएगा। सेकंड, और अगर हम गोल्ड के भी अगर हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना चालू करें तो इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा जो मॉनेटरी जो स्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होगा। हम अपनी करेंसी को एक तरह से स्ट्रॉन्गर पिच कर सकते हैं, और डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होती है वो अप्रिशिएट होना चालू कर देगी। फर्क वहां पे आएगा, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा भारत के अंदर। ये एक बहुत आपको समझने वाली बात है। और जिस हिसाब से अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा है उस टाइम पे, आप ये देखिए कि आरबीआई को भी अभी वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं है। हम बाहर से गोल्ड क्यों लेके आ रहे हैं? लास्ट ईयर हमने 200 टन गोल्ड लेके आए, और इस साल बाकी भी 300-350 टन जो बाहर पड़ा है उसको भी हम लेके आने की बात कर रहे हैं। तो सेकेंडली, जून के अंदर आरबीआई ने आधा टन गोल्ड लिया है। तो जैसे जैसे अगर प्राइसेस गिरते जाएंगे तो आरबीआई ओल्ड गोल्ड की परचेस करेगा, और साथ में डोमेस्टिकली भी वो गोल्ड की जो माइनिंग है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे देश के अंदर प्रॉब्लम्स जो है, देश के अंदर जो इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, माइनिंग इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, जॉब्स भी क्रिएट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यूज भी मिलेगी, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी डेवलप होगा। कंपनीज आएगी, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं कर सकते। वहां पे जो भी लोग रहते हैं उनके लिए आपको नेसेसरी जो भी करना है, जैसे स्कूल है, अस्पताल है, वो सब भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये सब ऐसा ही नहीं होता है। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि इस सोने से आम लोगों को कब फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि सोना तो मिला है लेकिन आम लोगों तक उसका फ़ायदा कैसे पहुँचता है और कब पहुँचता है। मुझे जी एक बहुत-बहुत सौ धन्यवाद आपका। जी, 140 करोड़ की जनता है अंबर जी, और इसके अंदर ये देश के रिसोर्सेज है। टाइम लगेगा, पर आप ये देख रहे हैं ये सरकार कर तो रही है कुछ काम। आपको ये जी, समझना पड़ेगा, सब एक तरह से इमीडिएटली कुछ नहीं होता। देश के अंदर इतनी सारी जो फोर्सेस है वो नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। वो क्यों गिराने में लगे हुए हैं? क्यों बात किया जा रहा है कि वो रिटायर होना चाहिए? ऑपोजिशन क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो, और हमारे जो अपोजिशन के लीडर है राहुल गांधी, वो चाइना की भाषा बोल रहे हैं, वो अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि भारत डेवलप कर रहा है, इसके लिए वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गिराया जाए, ताकि वो पॉलिसी ऐसी लेके आए कि हम अमेरिका के एजेंडे को हम सर्व करें। भारत सरकार अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी कर रहा है। भारत सरकार अपने आप ग्रो हो रहा है, देश के लिए कल्याण की बात कर रहा है। ये मोदी जी तो अब समझ जाइए, अगर राहुल गांधी, जो गांधी डायनेस्टी है उनके आगे भी लोग हैं, क्योंकि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी अभी आ चुकी है, प्रियंका के बाद उनके बेटे रेहान गांधी भी है। अब मोदी जी के आगे कौन है? मोदी जी तो सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं, 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी अपने फैमिली के किसी भी मेंबर्स को उन्होंने पॉलिटिक्स में नहीं लेके आया। इनफैक्ट उन्होंने सीबीआई बैठा के रखी है अपनी फैमिली के ऊपर, कि वो लोग मोदी जी का नाम दुरुपयोग ना कर सके। अगर उनको मालूम पड़ जाता है कि किसी ने दुरुपयोग किया है तो उनकी क्लास लिया जाता है, मोदी जी खुद लेते हैं उनकी क्लास। तो इसके लिए आप देखेंगे उनके भाई जो भी है, या तो सब्जी बेचते हैं या ठेला लगाते हैं, ऐसे करके काम कर रहे हैं वो। और जबकि आप बाकी डायनेस्टीज को देख लीजिए, वो कहाँ पे थे और कहाँ पहुंच गए। आप खुद सोचिए, आपको अब अपनी लीडरशिप पे भरोसा रखना पड़ेगा। आप राहुल गांधी एब्सोल्युटली। की बात, आज राहुल गांधी की बात को तवज्जो देंगे, प्रियंका गांधी की बात को तवज्जो देंगे, या आपको नरेंद्र मोदी की बात को तवज्जो देना, ये आप डिसाइड करिए। मैं बोलने वाला जी, कौन होता हूँ? देश, एब्सोल्युटली। और जी, और देश हित में जरूरी है तो नरेंद्र मोदी के साथ रहिए। और अगर आपको डायनेस्टी के साथ वापस आपको स्लेवरी करनी है तो कांग्रेस की आप वापस उनकी तरफ जाइए। ये मेरा ओपिनियन है। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।
जय सिया राम।